नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से राम एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि हमने न्यूज़ की एक श्रृंखला को चालू कर रखा है और आज हमारी जो क्लास है वो दूसरी है। अगस्त 22 में जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, जितना भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो अब आपके सामने है। तो चलिए आज की जो क्लास है इसको हम चालू करते हैं। जो प्रश्न सूची है उसको देख लेते हैं कि 130वां संविधान संशोधन क्या है, अभी हाल ही में काफी चर्चा में है। 22वां IIM कहाँ स्थापित हो रहा है। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है। शहरी जनजाति कहाँ पाई जाती है और इनमें कौन सी बीमारी होती है, ये भी चर्चा में है। नेपाल हुआ रुबेला मुक्त, क्या है इसका महत्व, इसको भी जानेंगे। ऑनलाइन गेमिंग पर 2025 में प्रतिबंध, कारण और प्रभाव। लिपुलेख दर्रा क्यों चर्चा में है और इससे जुड़े देश कौन कौन से हैं। 130वां संविधान संशोधन, यह संशोधन भारत के संविधान में प्रस्तावित है ताकि किसी भी प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री को 30 दिन की गिरफ्तारी के बाद पद से हटाया जा सके। इसका उद्देश्य है भ्रष्टाचार और सत्ता के दुरुपयोग को रोकना। यह संशोधन अभी प्रस्तावित है, पारित नहीं हुआ है। दोस्तों, लोकसभा में ये आ चुका है, अब राज्यसभा में भी आएगा और इसको देखना है कि ये पारित होगा या नहीं होगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा और जान लेते हैं। उद्देश्य क्या है। भ्रष्टाचार या गंभीर अपराध में जो लिप्त हैं प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री या मंत्री को स्वतः पद से हटाने का प्रावधान है। अब कैसा है देखिए, यदि कोई मंत्री PM CM 5 वर्ष या अधिक सजा वाले अपराध में लगातार 30 दिन जेल या हिरासत में रहता है तो 31वें दिन पद से हटाया जाएगा या स्वतः ही उसके पद को समाप्त मान लिया जाएगा। अब जब ये बिल आ जाएगा अर्थात ये कानून बन जाएगा, यह नियम केंद्र और राज्य दोनों पर लागू होंगे। विशेष बात है, राष्ट्रपति राज्यपाल PM CM की सलाह पर मंत्री को हटा सकते हैं। यदि सलाह नहीं भी दी गई है तो भी मंत्री को हटा ही माना जाएगा 31वें दिन। ये दूसरी वाली लाइन में स्पष्ट हो जाता है, यदि सलाह नहीं दी जाती है तो पद स्वतः समाप्त माना जाएगा। PM CM खुद जेल में हो तो उन्हें 31वें दिन तक इस्तीफा देना होगा, अन्यथा पद समाप्त माना जाएगा। पुनर्नियुक्ति की संभावना बिल्कुल। हिरासत से रिहा होने पर PM या CM या जो मंत्री हैं को पुनः नियुक्त किया जा सकता है। अब दोस्तों होगा क्या कि जो अनुच्छेद 75 है इसमें कुछ चीजें जोड़ी जाएंगी। एक बात को जरूर याद रखिएगा, ये 130वां, यहाँ पर देखिए 130वां संविधान संशोधन है ना, लेकिन जब ये बिल बन जाएगा तब ये 107वां अधिनियम बन जाएगा। 107वां अधिनियम जरूर याद रखिएगा। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। 22वां IIM कहाँ स्थापित हो रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। 22वां IIM गुवाहाटी असम में स्थापित हो रहा है। यह पूर्वोत्तर भारत का दूसरा IIM है। पहला कहां पर है, पहला शिलांग में है। संसद ने 20 अगस्त 2025 को IIM संशोधन विधेयक पारित किया। 555 करोड़ का फंड IIMA द्वारा मेंटरशिप है, इसको याद रखिएगा। आगे चलते हैं। अब देखिए जो पहला IIM है, चूंकि ये चर्चा में है तो बिल्कुल पूछे जाने की संभावना है। ये कहां पर था या कहां खोला गया था, तो ये कोलकाता में खोला गया था। ठीक है, स्थान पश्चिम बंगाल। इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। भारत सरकार और MIT सलोन स्कूल USA के सहयोग से शुरू हुआ। उद्देश्य था भारत में प्रबंधन शिक्षा की नींव रखना। दूसरा IIM जो है वो अहमदाबाद में खोला गया। ये भी 1961 में ही खोला गया है। स्थान गुजरात, यानी गुजरात राज्य और अहमदाबाद में ये खोला गया है। क्लियर, आगे चलते हैं। 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो 23 अगस्त को राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाता है, नेशनल स्पेस डे। 23 अगस्त को चंद्रयान 3 की सफलता के उपलक्ष्य में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस घोषित किया गया है। विक्रम लैंडर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की। यह दिन भारत की वैज्ञानिक उपलब्धियों का प्रतीक है। अब 23 अगस्त दोस्तों कल ही है और इसको अगर देखा जाए तो ये पिछले वर्ष से ही मनाया जा रहा है। इसका मतलब है कि अब जो 2025 में 23 अगस्त को दिन आएगा राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस, वो दूसरा दिवस होगा, यानी दूसरी बार इसको मनाया जा रहा है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। सहरिया जनजाति स्थान और बीमारी। सहरिया जनजाति मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश में पाई जाती है। खास तौर पर इनका जो स्थान है वो जो चंबल वाला क्षेत्र है उसी के आसपास में है। यह PVTG है। इनमें TB की दर बहुत अधिक है, ट्यूबरक्लोसिस, लगभग 3000 प्रति लाख, यानी कि प्रति लाख में 3000 व्यक्ति जो हैं वो TB से पीड़ित हैं। कारण है कुपोषण, खराब स्वास्थ्य सेवाएं, खनन प्रदूषण।
आइए थोड़ा टीबी के बारे में जानते हैं। ट्यूबरक्लोसिस एक खतरनाक बीमारी है। क्या यह वायरस से होती है? नहीं, यह बैक्टीरिया से होती है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नामक बैक्टीरिया से होती है। फैलने का तरीका क्या है? संक्रमित व्यक्ति की खांसी, छींक या थूक से हवा में बैक्टीरिया फैलता है। सांस के जरिए यह दूसरे व्यक्ति के फेफड़ों में चला जाता है। प्रभावित अंग कौन सा है? मुख्यतः फेफड़े, पल्मोनरी टीबी, लेकिन यह हड्डियों, किडनियों, ब्रेन, लिम्फ नोड्स को भी प्रभावित कर सकता है। कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों के लिए, जैसे HIV हो गया, एड्स हो गया, डायबिटीज से पीड़ित व्यक्ति हो गए, इनको ये ज्यादा प्रभावित करता है। BCG वैक्सीन बचपन में दी जाती है। जल्दी पहचान और इलाज से टीबी पूरी तरह ठीक हो सकती है। लेकिन चूंकि शहरी जनजाति के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं कटे हुए से रहते हैं, जो समाज की मुख्य धारा है उससे कटे हुए रहते हैं, इसी वजह से उनका जो इलाज है वो प्रॉपर नहीं हो पाता है। और चूंकि ये संक्रमण से फैलता है तो दर प्रतिदर या दिन प्रतिदिन अगर हम देखें तो इनकी जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। चलिए आगे चलते हैं। नेपाल हुआ रूबेला मुक्त। WHO ने 2025 में नेपाल को रूबेला मुक्त घोषित किया। 2012 से वैक्सीनेशन अभियान चलाया गया था। 95% से अधिक टीकाकरण कवरेज प्राप्त किया गया है। दक्षिण पूर्व एशिया में ये अगर देखा जाए तो छठा देश बना है। दोस्तों याद रखिएगा, ये जो नेपाल हुआ रूबेला मुक्त, इस पर एक और क्लास बनी हुई है जो जल्दी ही आप लोगों को मिल जाएगी। वहां से आप इसके बारे में पूरा जान पाएंगे, क्योंकि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इस पर एक क्लास भी बनाई गई है और वहां से आपके पूरे क्वेश्चन इसके क्लियर हो जाएंगे। आगे चलते हैं। ऑनलाइन गेमिंग पर प्रतिबंध। संसद ने 2025 में ऑनलाइन गेमिंग बिल पारित किया। सभी रियल मनी गेम्स जैसे ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया पर प्रतिबंध। कारण क्या है? वित्तीय धोखाधड़ी है, लत है जो युवाओं में बहुत ज्यादा लग जाती है। आप लोगों ने भी देखा होगा कि आसपास आपके बहुत सारे ऐसे लड़के हैं, खासतौर पे नई जो पीढ़ी के लड़के हैं, वो ड्रीम 11 हो गया, MPL हो गया, इनको बहुत खेलते हैं और ये धीरे धीरे लत बन जाती है। फिर कुछ समय के बाद कर्जे में आ जाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा ये खतरनाक है। तो इसके जो कारण हैं इसको बंद करने के, वो थे वित्तीय धोखाधड़ी, लत, आतंकवाद, फंडिंग की आशंका, ये सब। और दूसरा इसका जो कारण था वो था E-स्पोर्ट्स को इससे बढ़ावा मिलेगा। क्लियर? चलिए आगे चलते हैं। लिपुलेख दर्रा विवाद और देश। अब लिपुलेख दर्रा अभी इस समय पर विवाद में क्यों है? रही बात ये है कहाँ, तो ये है दोस्तों उत्तराखंड में। लिपुलेख दर्रा भारत, नेपाल और चीन के त्रि जंक्शन पर स्थित है। भारत चीन व्यापार के लिए बहुत उपयोगी है। नेपाल इसे अपनी सीमा मानता है। सुंगौली की संधि 1816 के आधार पर। जब हम इस सुंगौली की संधि को देखते हैं तो जब हम आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ते हैं तब ये संधि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। कभी हम इस पर चर्चा करेंगे। भारत का कहना है कि यह क्षेत्र प्रशासनिक रूप से उसके नियंत्रण में है। चलिए आगे चलते हैं। अब हम कुछ दर्रों को देख लेते हैं। चूंकि लिपुलेख जो दर्रा है उसकी बात आई है तो यहाँ पर हम जो हमारे प्रमुख दर्रे हैं उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। यहाँ से प्रश्न एक न एक पूछ ही लिया जाता है। तो जम्मू कश्मीर के प्रमुख दर्रे हैं। जो जिला दर्रा श्रीनगर को लेह से जोड़ता है। वहीं बनिहाल दर्रा जो है वो जम्मू को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। पीर पांजाल दर्रा रजौरी और पुंछ को कश्मीर से जोड़ता है। वहीं काराकोरम दर्रा लद्दाख में भारत चीन सीमा पर है। बुर्जिल दर्रा श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से हैं? तो रोहतांग दर्रा ये कुल्लू को लाहौल स्पीति से जोड़ता है। बड़ा लाचा ये लाहौर को लेह से जोड़ता है। जबकि सिपकीला दर्रा भारत चीन सीमा पर सतलज नदी यहीं से भारत में प्रवेश करती है। इसको आप लोगों ने पढ़ रखा होगा। उत्तराखंड में माना दर्रा भारत और तिब्बत सीमा पर है। नीति दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। वहीं लिपुलेख दर्रा कैलाश मानसरोवर यात्रा मार्ग पर है। सिक्किम में नाथुला दर्रा है और जयलैपला दर्रा है। ये नाथुला दर्रा है ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है, जबकि जयलैपला दर्रा सिक्किम और तिब्बत के बीच में एक व्यापारिक मार्ग है। अरुणाचल प्रदेश में देखते हैं तो बोमिडला दर्रा और दिम्फू दर्रा। तो बोमिडला दर्रा पश्चिमी अरुणाचल प्रदेश में है, जबकि दिम्फू दर्रा भारत चीन म्यांमार त्रिकोणीय सीमा पर स्थित है। दक्षिण भारत के दर्रे इनसे अक्सर प्रश्न पूछा जाता है। पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु के बीच है। भोरघाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है, जबकि थालघाट दर्रा मुंबई को नासिक से जोड़ता है। बहुत सारी किताबों में आपने इन्हीं दर्रों को पढ़ा होगा, आपका रिवीजन भी हो गया है। चलिए आगे चलते हैं। अब देखिए आज हमने जिन जिन प्रश्नों पर चर्चा की है, तो 130वां संशोधन का ग्राफिकल विश्लेषण, IIM का भारत में विस्तार, चंद्रयान 3 मिशन की जो टाइमलाइन थी, शहरी जनजाति और टीबी उसके बारे में, रूबेला वैक्सीनेशन अभियान जो कि नेपाल कहीं ना कहीं इससे प्रभावित था लेकिन अब उससे मुक्त हो गया है, और ऑनलाइन गेमिंग बैन। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
21 अगस्त का थोड़ा रिवीजन कर लेते हैं कि कल हमने क्या क्या देखा था। मिस यूनिवर्स 2025 कौन बनी, इस पर हमने चर्चा की थी। एनडीए ने उपराष्ट्रपति पद के लिए किसे उम्मीदवार बनाया, इस पर की। भारत में सुशासन दिवस कब मनाया जाता है। हाल ही में संसद की कार्यवाही के लिए कितनी भाषाएं जोड़ी गई थी, याद आपको आ रहा होगा, 3 भाषाएं अपन ने देखी थी। विश्व युवा तीरंदाजी चैंपियनशिप 2025 का आयोजन कब होगा। फिर इसके बाद एशिया कप 2025 में कप्तान कौन है, यादव जी हैं, बताइएगा कौन है वो। सिंगरौली में क्या दुर्लभ तत्व मिले हैं, सिंगरौली किस लिए प्रसिद्ध है, इस पर भी हमने चर्चा की थी। तो ये 21 अगस्त का थोड़ा सा रिवीजन रहा। चलिए अब आज की जो महत्वपूर्ण एमसीक्यूज हैं उन पर चर्चा करते हैं। 22वां IIM कहाँ स्थापित हो रहा है, शिलांग, गुवाहाटी, पटना, जयपुर। चलिए इसका आंसर मैं आपको बता देता हूं कि ये गुवाहाटी में हो रहा है। आगे चलते हैं। शहरी जनजाति में कौन सी बीमारी अधिक पाई जाती है, मलेरिया, टीबी, डेंगू या कैंसर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका जो आंसर है वो हो जाएगा टीबी। अब 23 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया जाता है, ये आपको बताना है। विज्ञान दिवस, अंतरिक्ष दिवस, पृथ्वी दिवस या युवा दिवस। और एक और प्रश्न आपको बताना है, लिपुलेख दर्रा किन देशों से जुड़ा है। भारत, नेपाल, चीन, भारत, भूटान, चीन, भारत, बांग्लादेश, नेपाल, भारत, श्रीलंका, नेपाल। तो दोस्तों आज की ये जो क्लास है अपन यहाँ पर इसको समाप्त करते हैं। इसके बाद में मिलते हैं 23 अगस्त में अन्य क्लास के साथ में, अन्य न्यूज़ के साथ में। तो आप लोग बने रहिए। और हाँ, जिनको ये PDF चाहिए हो वो लोग टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाएं। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दिया गया है, उस पर आप लोग जुड़ जाइए। जैसे ही क्लास उसमें डलती है उसके बाद में आपको वहाँ पर PDF भी मिल जाएगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा जरूरी है PDF। क्लियर? चलिए तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।